नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस बार महाकुंभ में जमकर ठगी, बेईमानी हुई है, लूट हुई है। गंदे पानी की बात को छोड़ दीजिए, कुप्रबंधन की बात को छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि 144 साल बाद अगर ये कुंभ हुआ है जैसा कि फैलाया जा रहा है, तो एक बात जान लीजिए, 144 साल का ये सबसे ज़्यादा अव्यवस्था का शिकार कुंभ रहा है। ना कानून, ना व्यवस्था, ना सुविधा और ना किसी प्रकार की प्रशासनिक मुस्तैदी। किस्मत से आप बच के आ गए तो आ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिनके आंकड़े सामने आ रहे हैं। और एक सर्वे आया है जो कह रहा है कि महाकुंभ में जाने वाले 100 में से 90 लोगों, 10 में से 9 लोगों को ठगा गया, लूटा गया। और ये सर्वे सिर्फ 2 चीज़ों के आधार पर बात कर रहा है, वहाँ की यात्रा और लोकल यात्रा, बस। बाकी चीज़ों पर ये सर्वे नहीं है। जो खाने पीने का सामान बिका, उसकी क्वालिटी कैसी थी, कितने लोगों की क्या दशा हुई, कहाँ जाम लगे। एक सज्जन जो हैं वो उन्होंने बताया मुझे कि मैं मर्सिडीज से जा रहा था साहब, और मुझे ऐसा फंसा दिया। उन्होंने कहा कई लोगों के ऐसे अनुभव हुए जो महंगी महंगी कारों में मोटे मोटे पैसे वाले लोग जा रहे थे, वो भी हाईवे पे फंस गए और इमरजेंसी में फारिग होने के लिए झाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। जो अपने आप को बड़ा भारी धुरंधर समझ रहे थे, कहाँ किसी को 100 किलोमीटर दूर, किसी को 200 किलोमीटर दूर, किसी को 300 किलोमीटर दूर, यहाँ से वहाँ से वहाँ डाइवर्ट ही करते रह गया प्रशासन। मोटरसाइकिल वालों ने 500 रुपये 1-1 किलोमीटर जाने के वसूले हैं। और जो लोग कुंभ में गए हैं, ज़्यादातर लोग ये बात कह रहे हैं। तो इन सारी कहानी और किस्सों को, जिसमें अपनी गाड़ी से जाने वाले शामिल नहीं हैं, सिर्फ हवाई जहाज, रेल से जाने वालों की बातें हैं, और जो स्थानीय लोगों ने जो कम्यूटिंग की है उनका ये आंकड़ा है। आंकड़ा आया है एक बहुत बड़े सर्वे से, और वो सर्वे किया गया है अपनासर्किल.com नाम की एक वेबसाइट है। उसने 303 जिलों में अलग अलग लोगों के पास जाकर पूछताछ की है, अलग अलग जगहों पे, कि भाई आप गए थे या आपके कुछ जानने वाले गए थे तो क्या हुआ था। इसमें बताया गया कि महाकुंभ में बुरी तरह से लोगों को लूटा गया। और जो सर्वे किया गया है इसमें 303 जिलों में ये जो सर्वे किया गया है, इसमें उन्होंने बात की है करीब 49,000 लोगों पर, जिनमें से 62% पुरुष हैं, 38% महिलाएं हैं। और इन लोगों ने ये बताया कि 10 में से 9 लोगों को 50 से 300%, यानी 1.5 गुने से 4 गुना तक एक्स्ट्रा किराया देना पड़ा। और फ्लाइट्स ने तो जम के लूटा है। एक परचिस से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहब फ़्लाइट से वहाँ पहुँच जाएंगे, चूँकि उनकी जेब में पैसे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, और उनको कहा गया कि ठीक है भाई, आप वहाँ उतर जाओगे प्रयाग में, तो फ़्लाइट तो 300% महंगी है ही। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में वहाँ से कुंभ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा है, और उस हेलीकॉप्टर सेवा में आपको 35,000 रुपये देने पड़ेंगे कुंभ तक जाने के लिए। इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ है, इस सर्वे में भी जिक्र नहीं है। लेकिन इतनी मोटी रकम 35-40 हज़ार रुपये हवाई जहाज़ से, एयरपोर्ट से कुंभ तक जाने के लिए, इस तरह से पैसे वहाँ लोगों को चुकाने पड़े हैं। 87% लोगों को 1.5 से 4 गुने पैसे देने पड़ गए हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर नाव वाले थे उन्होंने भी जम के लूटा, और वहाँ टेंट लगे थे उन्होंने भी जम के लूटा। यानी जो लोग कुंभ के लिए वहाँ गए थे, प्रशासन ने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया था। भगदड़ होती है तो हो, ये तो साबित हो ही चुका है। पानी बीमार कर देने वाला था, मलमूत्र वाला पानी था, ये खुद केंद्र के विभाग ने कहा है। इस पर एक सफाई आई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बड़ी साइंटिफिक बातचीत है। महेंद्र सिंह का एक पोस्ट आया मेरे पास, उसमें से मैंने वो जानकारी निकाली है, उस पर हम आएंगे। और उसमें जो है
अभी हम बात कर रहे हैं किराए की, तो उसमें जो हवाई जहाज से प्रयागराज गए थे उनकी स्थिति क्या थी। टिकट और टेंट की कीमत जो थी उसमें 50 से 300% पैसा वसूला गया। नाव और टेंट, इसमें भी भारी ठगी हुई है। जो नाव वाले थे, जब उनसे पैसे लेके गए वो लोग, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा, जो लोग नाव में गए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा है, और जो टेंट लोगों ने हायर किए थे उनको भी कई बार 4-4 गुना भुगतान करना पड़ा टेंट हासिल करने के लिए, वरना सोइए खुले आसमान के नीचे, जैसा कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ सोए थे और वहाँ आसमान से सीधे ओस गिर रही थी, अमृत वर्षा हो रही थी, उसी में लोग स्नान कर रहे थे। होटल जो हैं वहाँ 2500 से 3000 का जो सामान्य दिनों में किराया रहता है वो 6 से 7,000 रुपये तक लोगों ने दिया, और मौनी अमावस्या के दिन 2,500 वाला होटल 22,000 रुपये में होटल वालों ने दिया है, 22,000 रुपये में। लोकल सर्किल ने ये जो 49,000 लोगों से बात की है उसमें से पता चला कि लग्जरी कॉटेज में 3 रात रुकने के लिए लोगों को 2.5 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ा है, और डोम सिटी में 1 रात का किराया 91,000 तक पहुंच गया था। यानी जो जो एमिनिटी वहाँ पे थी सब में अंधाधुंध पैसे वसूले गए। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। योगी जी भले ही जो भी बातें कहें सदन में खड़े होकर, ये ग्राउंड की रियलिटी है। टेंट और नाव की कीमतों पे मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पे अंधाधुंध बढ़ोतरी हुई, जितना मनाया वसूला गया। और जो लोकल राइडर्स थे उसमें जो मोटरसाइकिल चलाने वाले थे वो 500 रुपये वसूल रहे थे, आदमी को पैदल ना चलना पड़े, और वहाँ पर कैब वालों ने, टैक्सी वालों ने लोगों को ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया। 7-8 किलोमीटर पहले छोड़ दिया और कहा कि वो सामने 3 किलोमीटर दूर पे है। चलते जा रहे हैं, पता चला वो 7-8 किलोमीटर दूर है। भीड़ को भी शहर में अजब अजब तरीके से डाइवर्ट किया गया, ये सब जानते हैं। अब एक लॉजिक आया है अभी पिछले दिनों, एक सज्जन है जो अपने आप को वैज्ञानिक होने का दावा कर रहे हैं और कहा कि मैंने APJ अब्दुल कलाम से भी विवाद किया है। इन सज्जन का कहना है कि जो संगम का पानी है वो सिर्फ आचमन के लिए नहीं, पीने के भी काबिल है। इसके पक्ष में इन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। इनका कहना यह है कि ये जो वायरस था वहाँ का, जो बैक्टीरिया मिले हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि फीकल बैक्टीरिया जो थे, मेरे दूसरे चैनल पे डिटेल वीडियो उसको लेके, तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो जब माइक्रोस्कोप में चेक किए गए तो मरे हुए बैक्टीरिया थे, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने झूठ बोल दिया कि वहाँ बैक्टीरिया पाए गए हैं, लेकिन वो जीवित बैक्टीरिया नहीं थे। बैक्टीरिया आएगा तो गंगा में मर जाएगा, इसलिए मरे हुए बैक्टीरिया। एक तो उन्होंने ये लॉजिक दिया। दूसरे दिन उन्होंने एक चीज़ और कही कि बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो वहाँ पर पाए गए हैं, और वो गंगा में होते हैं और वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, इसलिए वहाँ बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इनके स्लाइड में बैक्टीरिया मरे हुआ हैं। अब वैज्ञानिकों का कहना यह है कि भैया तुम कहाँ के वैज्ञानिक हो, कैसी तुमको समझ है इसके बारे में? क्योंकि जब बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप पे चेक करते हैं तो वो मरे हुए ही होते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको पहचानने के लिए कुछ डाई डाली जाती है ताकि वो अलग से दिखाई दे जाएं। उस डाई के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं, और अगर चलते फिरते जीवित बैक्टीरिया चेक करना है तो उसकी व्यवस्था बहुत हाई लेवल की है, बहुत हाई लेवल के टेस्ट होते हैं। वो लेबोरेटरी इनके पास नहीं रही होगी जिन्होंने श्रीमान जी ने दावा किया कि मरे हुए बैक्टीरिया थे। दूसरा ये जो दावा है कि भाई वहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे थे जो खराब बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ये गंगा में पाए जाते हैं, ये दावा उन्होंने किया है। इस दावे के पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज से 100 साल पहले कभी अंग्रेज़ों ने उसकी जांच की और पाया कि उस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। अब क्या है कि वहाँ का पानी, चूँकि देखिए अगर मोदी जी ने एक बार कहा नाले से गैस बनती है, तो देश भर का मीडिया एक ऐसे आदमी की तलाश में जुट गया था जो नाले से गैस बनाता हो, और कई वैज्ञानिकों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि देखो भाई नाले से गैस बनती है, और उन्होंने बना के दिखा के कुछ भी दिखा के दे दिया। जब ये कहा अमित शाह ने और मोदी जी ने कि पकौड़े रोजगार है, तो देश भर के मीडिया वाले उन पकौड़े वालों की दुकानों की तरफ दौड़ पड़े जो मोटी कमाई करते हैं, और वहाँ से
स्टोरी बनाकर लाए, देखो ये पकोड़े वाला इतने लाख कमाता है, ये सरोजनी नगर का। अब दिल्ली का सबसे फेमस पकोड़े वाला उसके पास पहुंच गए, कह रहे हैं ये रोजगार है। तो इस तरह से जब भी कुछ होता है तो एक वैज्ञानिक महोदय हैं और वो प्रयागराज में रहते हैं और उन्होंने एक दावा कर दिया। अब वो क्या होता है कि कुछ तकनीकी सब शब्दावली वगैरह इस्तेमाल करके दावा कर दो, हालांकि ये सब पद्मश्री हासिल कर चुके हैं। और APJ अब्दुल कलाम से इनके प्रोफाइल में लिखा है इन्होंने संवाद किया था। क्या संवाद किया था, कई सवाल भी पूछ सकता है आदमी, हो सकता है लंबी बहस भी कर सकता है। बहरहाल संवाद किया था, क्या किया था, तर्क किया था, वो अलग बातें हैं। पर इन साहब ने जो रिसर्च दिया है उसको लेकर ओम थानवी, जाने माने पत्रकार हैं इस देश के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट की है, पोस्ट किसी की साझा की है उन्होंने। उसमें इसके तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को बताया गया है। ये जो महोदय हैं इन्होंने ये कहा कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को भोजन बनाता है, यानी बैक्टीरिया को मार देता है। अब ये जो है 1868 में एक हैंकिन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज जैसे किसी वायरस की खोज की, और उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों में ऐसे तत्व हैं जिसमें ये बड़े सारे बैक्टीरिया हैं जो खा जाते हैं। इसीलिए इनका पानी पीने वालों को भी एक बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं फैलती जितनी फैलनी चाहिए। कब की बात है? 1886 की। अब कोई भी गंगा और यमुना का पानी पीता है तो बगैर RO का इस्तेमाल किए नहीं पीता है, क्योंकि सबको पता है डायरेक्ट पी लिया तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा ऊपर वाले से। खैर 1915 और 17 के बीच में विलियम थॉट थे कोई, उन्होंने इस वायरस को ढूंढ निकाला। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। खैर अब जो है ये बैक्टीरियोफेज पे तब से तमाम रिसर्च चली आ रही है, लेकिन ये जो पोस्ट है इसमें बहुत सारी बातें बड़ी खास बताई गई हैं। एक तो बैक्टीरियोफेज काफ़ी जटिल विषय है, ये जो वैज्ञानिक महोदय हैं इनके ऊपर की चीज़ है। दूसरा, इन्होंने ये दावा किया है कि जब हमने वो चेक किया अपने माइक्रोस्कोप में तो जो बैक्टीरिया मिले हैं, यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो बैक्टीरियाओं की उपस्थिति की बात की है वो मरे हुए बैक्टीरिया हैं, जीवित बैक्टीरिया नहीं हैं। यानी मलमूत्र के जो बैक्टीरिया उसमें मिले हैं वो जीवित नहीं है, मरे हुए हैं। और वो बैक्टीरिया मरे हुए हैं ये कहा है। तो इनका कहना ये है, जिन्होंने पोस्ट लिखा है, कोई महेंद्र सिंह जी हैं, कि भैया जब आप स्लाइड पे रख के बैक्टीरिया को चेक करते हो तो उसके अंदर कुछ डाई डालनी पड़ती है जिसके कारण वो अलग से दिखाई दे माइक्रोस्कोप में। उसमें बैक्टीरिया मर ही जाते हैं। जीवित बैक्टीरिया को देखने की अलग प्रक्रिया टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत हाई एंड होती है, और वो कम से कम टेक्नोलॉजी भारत में बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं है। तो बैक्टीरिया की मौजूदगी का जहाँ पर भी पता लगता है मरे हुए का ही लगता है। अब बैक्टीरियोफेज वाली बात पे आते हैं। इसमें उन्होंने बड़ी सारी बातें कही हैं। बोले एक तो उस ज़माने में शोध हुआ जब पानी नदियों का आमतौर पे शुद्ध होता था और नदियों के किनारे इतना घनत्व आबादी का नहीं हुआ था, पहली चीज़। दूसरा, इतना सारा सीवर भी और इतनी सारी गंदगी भी मानव जनित नदियों में नहीं मिल रही थी, ना गंगा में ना यमुना में। अब तो दिल्ली में यमुना का हाल देख लो, और दिल्ली से यमुना वहाँ जाती है प्रयागराज में। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हो कि ये जो यमुना का पानी है ये शुद्ध है? लेकिन जो बैक्टीरिया फेज वाली जो तर्क है उसमें वो कह रहे हैं कि शुद्ध क्या है, तो जब आएगा बैक्टीरिया, चाहे सीवर से आए कहीं से आए, और जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वो मार देगा उसको। लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, भले वो बैक्टीरिया हो, भले वो शेर हो, भले वो और इकोसिस्टम में से उससे भी ऊपर का कुछ हो, सब एक दूसरे को खाकर जिंदा है। हम जिंदा हैं, हम शाकाहारी हैं तो पेड़ों को खाकर जिंदा हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दही खाते हैं तो हम जीवाणु को खा जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये बैक्टीरिया को खाकर जिंदा है। तो
तो ये कि ये जब बैक्टीरिया होंगे खाने के लिए तभी तो ये जिंदा है। अगर बैक्टीरियोफेज वायरस ये गंगा में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गंगा में लगातार बैक्टीरिया भी आ रहे हैं जिनको ये खा रहे हैं। अगर ये बैक्टीरिया को ना खाएं तो बैक्टीरिया गंगा में क्यों आए? और अगर गंगा में बैक्टीरिया नहीं रह गए होते बैक्टीरियोफेज के खाने से, तो बैक्टीरियोफेज ही नहीं पाए जाते। आज बैक्टीरियोफेज जिंदा हैं, यमुना में पाए जा रहे हैं। अगर उनकी मौजूदगी है तो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया है, उनको खाने के लिए भोजन मिल रहा है, तभी तो वो जीवित हैं। वो ऐसा तो है नहीं पार्ट टाइम में अपना जो है छोले भटूरे खा लेंगे, आज खाना नहीं बना तो होटल पे ऑर्डर कर देंगे। भाई उनको तो खाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, और बैक्टीरिया अगर नदी में नहीं होगा तो ये स्वतः मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर समय गंगा यमुना में बैक्टीरिया रहते हैं जिनको बैक्टीरियोफेज खाते हैं। एक और बड़ा सवाल है, क्या बैक्टीरियोफेज एकदम से हिंदुस्तान के 50-60 करोड़ की आबादी की बात तो सरकार कर रही है, यानी 50-60 करोड़ आबादी का मतलब ये 80% हिंदू वहाँ पहुँच गए, बाकी मुसलमान और दूसरे धर्म के लोगों को भी तो निकालना पड़ेगा आपको पूरी 140 करोड़ आबादी में से। तो इतने सारे लोग जब वहाँ नहाने गए हैं, वहाँ इन्होंने कुछ डेफिकेट भी किया है, अलग अलग तरह का अपना जो है मनुष्य है वो अपना भोजन खाएगा तो निकालता भी है, पानी पिएगा तो निकालता भी है, स्नान भी किया है। दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, छाजन सबके तो मरीज गए हैं वहाँ पे और वो नहा के आए हैं। तो ये जो इतने सारे नए बैक्टीरिया डेवलप हो गए वहाँ पर, तो इतने सारे बैक्टीरिया को खाने के लिए अचानक से इतने सारे बैक्टीरियोफेज कहाँ से आ गए? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो ये कहता है कि ये आदमी तो कुतर्क कर रहा है, सिर्फ कि ये आचमन के योग्य, पीने के योग्य कहकर सिर्फ एक पॉलिटिकल तरीके से सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल इस कुंभ को जब मैंने शुरू किया था, अभी तक की ये 2-4 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। भगदड़ को लेकर क्या हुआ, भीड़ की व्यवस्था को लेकर क्या हुआ, आपने देख लिया। प्रयागराज की हर गली और सड़क पे लोगों को लूटा गया है, उनसे ज़्यादा पैसे वसूले किए गए हैं, मनमाने तरीके से दाम वसूले गए हैं चीज़ों के, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों के दाम भी मनमाने तरीके से वसूले गए हैं, बावजूद इसके कि वहाँ कुछ लंगर भंडारे लगे थे और वहाँ लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाने का श्रेय भारत के अडानी अंबानी तक ले चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लूट हुई है, थोड़ा नज़दीक जाने पर भी लोगों से 500 रुपया एक सवारी का वसूला गया है। नाव वालों ने अंधाधुंध लूट की है, फ्लाइट्स पे लूट हुई है, रेलवे ने रिजर्व कंपार्टमेंट में भी अनरिजर्व लोगों को ठूस कर जाने में सहयोग किया है, किसी ने रोका नहीं है। थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, ठसाठस भर जाते थे और कोई अगर दरवाज़ा ना खोले तो शीशे तोड़ के लोग घुस जाते थे, ये सब भी हमने देखा है। तो इतनी ज़्यादा, इतनी व्यापक अव्यवस्था किसी एक आयोजन के लिए इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, इस आयोजन को अगर धार्मिक लोगों पे, जो लोग जैसा पहले करते थे ऑर्गेनाइज, स्वतः स्फूर्त ढंग से लोग जाते थे, स्नान करके लौट आते थे, वैसे होने दिया गया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पर इस देश का शासन तंत्र घुसा, उसने वीआईपी व्यवस्थाएं की, आधा हिस्सा घेर लिया, शासन तंत्र ने अपने टेंट लगा दिए, आम लोगों के लिए जगह ही नहीं बची। और पूरा शासन तंत्र, कोई अधिकारी था तो कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था तो कोई डीएम था तो कोई कुछ था, इन सब लोगों ने अपने अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए वहाँ व्यवस्थाएं कर रखी थीं। स्वयं मुख्यमंत्री लोगों को आमंत्रित करने जा रहे थे। 144 साल वाला एक ऐसा भ्रम फैलाया गया जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कोई वहाँ पाप धोने नहीं जा रहे थे, लोग भेड़ चाल है। लोगों को लगा भाई जा रहे हैं यार, गुप्ता जी हुआ यार, हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मोहल्ले में सब हुआ हैं, चलो हम चलते हैं। मेरे ऑफिस में 5-6 लोग हुए हैं, चलो हम चलते हैं। इस चक्कर में लोग जाने शुरू हो गए और उन हुआए हैं, चलो हम चलते हैं, कि साथ में एक ये भी था कि अब पता नहीं दोबारा 144 साल बाद आएगा, देख आते हैं कैसा लगा है, बड़ी भीड़ हो रही है। इस चक्कर में लोग जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने जहां सरकार घुसी, खराब हो गया कुंभ। परंपरागत तरीके से ये चला आ रहा था सदियों से, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो 144 साल वाली बात है,
वो इस बात के लिए तो पक्की है कि पिछले 144 साल में ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं रही होगी। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि उस वक़्त हुई है जब प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी एक साधु के हाथ में है। नमस्कार, जय हिंद।